सकते हैं ब्राह्मण सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, संजय भाटिया। इसमें जैसे संजय भाटिया की अगर बात करें पहले, तो ये समझ में आ रहा था कि पंजाबी फेस अगर तरुण चुग रहे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, तरुण चुग का अगर हटना हुआ तो फिर किसी की एंट्री करानी होगी, और उसमें हरियाणा से ही कोई एंट्री हो सकता है। इनके बारे में बताएं कि ये भी विद्यार्थी परिषद मूल के हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के बेहद करीबी, और उन्होंने सीट खाली की तभी खट्टर जी उस सीट पे करनाल पे चुनाव लड़े, उसके पहले सांसद वही थे। इनकी बात कर लें पूनिया जी की, तो जाट चेहरे हैं सौरभ, और मुख्यतः ये संगठन में काम करते हैं। चुनावी राजनीति में उनकी अपनी सफलता अच्छी नहीं रही है, खूब चुनाव हार जाते हैं वो, और जहाँ चुनाव हार जाते हैं फिर वो सीट बदल के कहीं और चले जाते हैं। राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान में, हाँ, राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन हरियाणा में इन्होंने भी अच्छा काम किया था। और इनको, ये उन नेताओं में से हैं, जैसे कुछ दिन पहले मैं इनसे कहा था कि सरकार जब बनेगी तो जाट फेस के तौर पे आपके नाम पे, बोले नहीं, मुझे संगठन में ही काम करना है और संगठन में ही मुझे रखा भी जाएगा। मतलब अपनी वो काबिलियत उनको पता थी कि मुझे इस्तेमाल संगठन में किया जाएगा। गजेंद्र पटेल तो मध्य प्रदेश से आते हैं, और लोकल लेवल पर जैसे बात करें तो पहले माना जाता था कि शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी हैं, बेहतर तरीके से उनके साथ काम करना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। संगठन के भी नेता और लो प्रोफाइल रखकर काम करने वाले नेताओं में से। ठीक है, तो ये महामंत्री। इनके अलावा देखिए उपाध्यक्षों में राम माधव का एक नाम आया है, उनको पार्टी में जगह दी गई है। मनप्रीत बादल पंजाब से जो है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे अकाली दल की, उसमें फिर आ गए थे, इधर आ गए थे। बैजंत पांडा, वसुंधरा राजे सिंधिया और तीरथ सिंह रावत, ये कुछ मनप्रीत कांग्रेस में भी रहे हैं, मनप्रीत कैप्टन की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे हैं, हाँ, कांग्रेस में भी रहे। जी जी जी, फिर अपनी पार्टी भी बनाई थी इन्होंने। हाँ। पंजाब में तो भी लोगों की जरूरत है बीजेपी को। राष्ट्रीय मंत्रियों में जो दो नाम स्टैंड आउट कर रहे हैं, एक संदीप पाठक का जो सांसद बन राज्यसभा के हैं, जो इधर आए आम आदमी पार्टी से, इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। और रोहन गुप्ता, ये जो कांग्रेस में थे और ये अच्छा बैकग्राउंड काम बहुत अच्छा करते हैं ये, तो उनको लाया गया है। कोषाध्यक्ष में पीयूष गोयल जी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बड़े हैवीवेट मंत्री भी हैं। पहले भी बहुत नहीं, पहले थे वो, पहले हुआ करते थे, पहले 14 से पहले भी थे कोषाध्यक्ष। और जब 14 में सरकार आ गई सौरभ, तो 14 से 19 के बीच में, तब तो ज़्यादा हैवीवेट मंत्रालय उनके पास था, लेकिन तब भी ये संभालते थे। इसमें ये चीज़ मार्के वाली बात इस लिहाज से है कि अब बीजेपी का जिस प्रकार का विस्तार हो गया है, स्वाभाविक तौर पे उस फाइनेंस का भी विस्तार उसी रूप में हुआ है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कॉर्पोरेट के इतने बजट नहीं होते जितने बीजेपी पार्टी का जो अपना जितना डोनेशन को आता है, तो उनको मैनेज करने के लिए एकदम से अलग यूनिट की जरूरत महसूस पहले संभाल चुके हैं। मोर्चे में अलग अलग, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसे हैं। तो युवा मोर्चा जो है उसमें हेमांग जोशी को, गुजरात के जो है सांसद हैं, ये इनको दिया गया है। मीडिया टीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया संयोजक अनिल बलूनी जी थे, वही हैं। उनके साथ 3 सह संयोजक को कन्वीनर्स बनाए गए हैं, ये इंटरेस्टिंग नाम है। आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश से, प्रदीप भंडारी दिल्ली से, ये जर्नलिस्ट थे, फिर इधर आ गए, प्रवक्ता बन गए थे। सिद्धार्थ यादव, बड़े यंग, ये भी प्रवक्ता, यंग प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ताओं में से हैं, ये भी को कन्वीनर होंगे। सोशल मीडिया टीम भी बदल दी गई है। सोशल मीडिया टीम के संयोजक अभी तक होते थे अमित मालवीय, उनकी जगह दीपक महास्के को, महाराष्ट्र से आते हैं, इनको बुलाया गया है। ये इन पर बात करेंगे अलग से। तो ये ऐसा मोटे तौर पर टीम, बाकी ठीक है, बाकी विशेष नहीं है। ठीक, आप बताएं सर, कुछ दम लगा इसमें आपको? नहीं, पहला सवाल तो ये कि 7 महीने का इंतज़ार क्यों? अगर यही टीम बनी थी, इन्होंने जो है माइक्रो पिक्चर जो है पेश कर दी हम लोगों के सामने। मैक्रो पिक्चर देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या थी? बात ये नहीं कि ये कौन है, कैसे हैं, व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए। क्या लक्ष्य क्या था कि 2029 की टीम बनेगी, जो 29 का चुनाव कराएगी लोकसभा का, और एक तरह से ये भी कि उसमें से कुछ लोग ग्रेजुएट करेंगे नेशनल लेवल के भूमिका के लिए, उसके बाद पार्टी के नए चेहरे होंगे। उस दृष्टि से देखिए तो ऐसा लगता है कि पार्टी के पास या तो टैलेंट नहीं है, या जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। राम माधव को लाने का क्या मतलब है बताइए? आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तय तो कर लीजिए। राम माधव को लाना था तो पहले हटाया क्यों था? वो महामंत्री रह चुके हैं, उनको हटाया, वो आरएसएस में भेज दिए गए, फिर आरएसएस से जो है लौटकर पार्टी में आए। उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया जब चुनाव हारी, मुख्यमंत्री पद से हटी, उसके बाद से उनको लगातार उपाध्यक्ष बनाया गया। हाँ। कितने दिन दिल्ली में पार्टी ऑफिस में बैठी हैं? मतलब कोई रीजन, भाई आप संगठन में अगर किसी को बिठा रहे हैं, आप किसी को गवर्नर बना दें, वो तो समझ में आता है कि पार्टी के लिए बहुत काम किया है, अब जो है आपके लिए ये पद जो है आपके सम्मान में दिया जा रहा है।
लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका होगी उनकी, तो उनको आपको राजस्थान में कुछ नहीं देना है और यहां कुछ उनको करना नहीं है। तो इससे समझ में नहीं आता है कि इसका रैशनल क्या है, मतलब इसके पीछे तर्क क्या है, किसको क्यों बनाया गया है, उसका तर्क क्या है। तो कुछ लोगों का तो समझ में आता है, जैसे आपने स्मृति ईरानी की बात की, उनकी उपयोगिता है, आप उनसे सहमत हो, उनके व्यवहार से असहमत हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी वो अपनी यूटिलिटी साबित करती रहती हैं जो है पार्टी में। लेकिन बाकी देखिए, आप तुलना कीजिए, थोड़ा सा अतीत में जाइए, जब 1984 में 2 सीट आई थी, उसके बाद 1986 में आडवाणी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी बनाए कितने लंबे समय तक चले, जैसे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये सब उस समय के बनाए हुए हैं। ओके, एक ही पीरियड में बने थे। एक ही लगभग एक साथ, मतलब कुछ महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग एक ही साथ। गोविंदाचार्य ठीक है, पार्टी छोड़कर चले गए, वो अलग सब बात बहुत है। बड़े नाम है। बहुत, हाँ। तो तो बाद में गए। आप देखिए, मतलब किस उस समय वो उतने बड़े नाम नहीं थे जो बाद में हो गए। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कद बढ़ाता है अपने साथियों का, युवा नेताओं का जो है, उनको नर्चर किया जाता है, नई लीडरशिप को उस तरह से नर्चर किया जाता है। इस दौरान भी हुआ है, लेकिन इस दौरान सरकार में ज्यादा हुआ है। जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनको आप कह सकते हैं कि बीजेपी के फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, लेकिन संगठन की एक तरह से उपेक्षा की गई है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी होता है कि जब सरकार बन जाती है तो संगठन की थोड़ी उपेक्षा हो जाती है। तो इसलिए यही लग रहा है आपको? पूरी तरह से लगा। लेकिन आप इतने लंबे समय से सरकार में हैं, आप 2024 के चुनाव में एक झटका खा चुके हैं। संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत थी। आपके पास एक ऐसा लीडर है जो दुनिया में सबसे अच्छा कम्युनिकेटर है, जिस पर देश के लोगों का विश्वास है। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीम चाहिए संगठन की। ओके, वो उस तरह से वो आप इससे बेहतर, इससे धारदार टीम की उम्मीद होना कर रहे थे? चाहिए था।